हेलो एंड वेलकम बैक। क्लास 10 में हम लोग पहुंच गए। एनसीईआरटी क्लास 10। बस देखिए, रीडिंग डालना है। जो जो चीज़ याद करने वाली चीज़ होगा उसको मैं स्ट्रेस करा दूंगा, और जो बस एक बार रीड करके छोड़ देना होगा उसको छोड़ देना होगा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पहला, ऑब्जर्वेशंस दैट कैन हेल्प डिटरमिन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। अगर क्या मतलब क्या देख करके हम पता करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन उसका हुआ या नहीं हुआ। पहली बात कि उसका स्टेट में चेंज होना चाहिए, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस है ना, तो उसके सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, या गैस से सॉलिड हो गया, कुछ भी हो गया, कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर बदल गया तो भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। गैस निकल रहा है तो भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया। और टेम्परेचर का जो चेंज हो गया उसको भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज़, चार चीज़ अगर होगी तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, a word equation represents the transformation of reactants into products using an arrow placed between them. इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। मतलब लेफ्ट साइड क्या रहता है? रिएक्टेंट्स रहता है। राइट साइड क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स मिलता है। और बीच में क्या रहता है? एरो मिलता है। द रिएक्टेंट्स आर listed on the left hand side with a plus sign separating them, and products are listed on the right hand side with a plus sign separating them. क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही। देखो कितना सिंपल। अभी हम लोग को लग रहा है कितना सिंपल है, बट ये क्लास 10 में है तो बस रीड कर लो ना। द केमिकल इक्वेशन ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसको बैलेंस वाले हम लोग कर सकते हैं, 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ठीक है, बैलेंसिंग अभी हमें केमिस्ट्री क्लास नहीं पढ़नी है, हमें बस बेसिक्स पते होने चाहिए। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या बोलेंगे? दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने सेम कर दिया ना तो हम बोलेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। जैसे Mg प्लस O2 है यहाँ पे देखो, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? MgO। यहाँ पे एक एटम है मैग्नीशियम का, एक एटम है मैग्नीशियम, चलो ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पे दो एटम है ऑक्सीजन का या एक एटम है ऑक्सीजन का, तो ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 Mg लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 MgO कर देंगे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट मैग्नीशियम का, दो एलिमेंट मैग्नीशियम का, दो एटम ऑक्सीजन का, दो एटम ऑक्सीजन का, हो गया बैलेंस्ड। समझ में आया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। द जनरल इक्वेशन इज AB गिव्स A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। सो वाटर है ना, स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। ये जो वाटर है डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। डिकम्पोज मतलब टूट जाना। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। तो ये तो हमें पता है कि मीथेन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ये तो हमें पता होना चाहिए। CH4 प्लस O2 मतलब मीथेन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। लेकिन कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? देखो, टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी स्टार्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। जैसे कार्बन को काउंट करो, कार्बन एक है, कार्बन एक है। लेफ्ट हैंड साइड वन कार्बन एटम, राइट हैंड साइड वन कार्बन एटम। ओके। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है। ऑक्सीजन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है। ठीक है। सो टू ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वन ऑक्सीजन वन एटम फ्रॉम वाटर। सो द हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स देखो वन वन है। ओके। और उसके बाद फिर क्या है? कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम्स और ऑलरेडी बैलेंस्ड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH4 है और यहाँ पे H2O है। ठीक है। सो बट द ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट। टू बैलेंस द ऑक्सीजन वी नीड टू ऐड अ कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब देखो यहाँ पे CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। ओके। तो CH4 यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं,
और ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2O, और यहाँ पे 2O 2 ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देंगे, तो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2, तो कार्बन कार्बन 1 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे देखो 4 4 हो गया। यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन को कोफिशिएंट लगा करके बैलेंस्ड होगा। सो यहाँ पे 4 है, 4 हो गया, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2, और इधर 2, 4 हो गया। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिलाया तो क्या मिलेगा? वाटर। जैसे वाटर से टूट जाता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वो डिकम्पोजिशन होता था, और यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर को आपने अगर मिला रहे हो तो क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड डिस्प्लेसिंग अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब A + BC गिव्स AC + B, रिप्लेस कर गया ना, A + BC गिव्स AC + B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B अलग चला जाएगा, AC एक साथ आ जाएगा, और B अलग चला जाएगा। A + BC गिव्स AC + B। और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, B डिस्प्लेस कर रहा है, B A को रिप्लेस कर दे रहा है। देखो यहाँ पे A की जगह B चला जा रहा है, ठीक, A की जगह B डाल दो, B की जगह A डाल दो, तो बन जाएगा AC + B। और यहाँ पे क्या हो रहा है? AB + CD के जगह पे A और ये B और D रिप्लेस हो जा रहे हैं, A और C को रिप्लेस हो जा रहा है। देखो यहाँ पे B के जगह पे D आ गया, और CD था तो D के जगह B आ गया, तो A के जगह पे क्या हो रहा है? A के जगह पे C चला जा रहा है, और B की जगह पे D चला जा रहा है, तो AB + CD गिव्स AD + CB। फॉर जैसे एग्जांपल देखो, Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu, तो यहाँ पे जिंक क्या हो गया? जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और AgNO3 + NaCl गिव्स AgCl + NaNO3। ओके, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब, कंबशन में रिएक्शन है सब्सटेंस विच रैपिडली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन यूजुअली प्रोड्यूसिंग हीट एंड सनलाइट। जो एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन से जनरली रैपिडली रिएक्ट करता है, हीट और लाइट निकालता है। सो कॉमनली इन्वॉल्व्स द हाइड्रोकार्बन्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मीथेन है, मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा देंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर जो निकला है वो वेपर की तरफ में निकलेगा, तो मीथेन का कंबशन हो गया ये। CH4 + 2H2O2 गिव CO2 + 2H2O। बस इतना रिएक्शंस नहीं देखना है हमें, बस बेसिक्स पता होना चाहिए। नाम क्या है? कंबशन मतलब हीट और लाइट निकलेगा। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे देखो रेड है रिडक्शन, OX है ऑक्सीडेशन, दोनों मिला के रिडॉक्स रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द स्पेशीज। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, तो मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, सो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, ठीक है। कोरोशन, कोरोशन मतलब क्या होता है? केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल्स, टिपिकली मेटल्स, due to the reaction with their surrounding environment. It is an electrochemical process where metals undergo oxidation resulting in the formation of corrosion products. The most common form of corrosion is rust, which occurs when the iron or steel reacts with oxygen and water in the presence of certain impurities such as salts or acids. तो रस्ट मतलब जंक लगना है ना, तो आयरन और स्टील जनरली क्या होते हैं ना, ये ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इम्प्यूरिटीज़, कुछ इम्प्यूरिटीज़ के प्रेजेंस में। जैसे इम्प्यूरिटीज़ में क्या आ जाएगा? सॉल्ट्स या एसिड्स के प्रेजेंस में, कुछ इम्प्यूरिटीज़ के प्रेजेंस में आयरन और स्टील रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो वो रस्ट बनता है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। जैसे आयरन है
प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड। तो ये रस्ट हो जाएगा। कोरोशन कैन ऑल्सो अकर इन मेटल सच एज एल्यूमिनियम में भी हो सकता है, कॉपर, ब्रोंज, बट द स्पेसिफिक रीजंस में डिफर डिपेंडिंग ऑन द मेटल एनवायरनमेंट। देखो सब में हो सकता है, लेकिन उसके मेटल और मेटल की क्वालिटी मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। जितना रस्ट एल्यूमिनियम में नहीं लगेगा उतना ज़्यादा रस्ट आयरन में लग सकता है। तो मेटल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। फैक्टर्स दैट एक्सेलरेट द कोरोशन इंक्लूड्स, जैसे मॉइस्चर के एक्सपोज कर देना, ह्यूमिडिटी, सॉल्ट्स, एसिड्स, पॉल्यूटेंट्स, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कोरोशन को बढ़ा देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउज फॉर द फ्लो ऑफ आयन्स इज एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। क्या ये बात सही है? हाँ, देखो एक इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है जो कि आयन्स के फ्लो को अलाउ करता है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। Corrosion can have detrimental effects leading to the weakening and degrading of the materials, structural damage and reduced functionality. Corrosion can have detrimental effects. Corrosion can have detrimental effects leading to the weakening and degradation of materials, structural damage and reduced functionality. सो कोरोशन से डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्या कर सकता है? वो मटेरियल्स को वीकन कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है और उसकी फंक्शनैलिटी को ख़राब कर सकता है। टू प्रिवेंट और मिनिमाइज कोरोशन वेरियस मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, या तो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स लगाओ, गैल्वेनाइजेशन करो, सेक्रीफाइसल एनोड्स लगाओ, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ मटेरियल्स करिए। रैंसिडिटी क्या होता है? ये याद करने वाली चीज़ है, ये नया है। रैंसिडिटी रेफर्स टू द डिटोरिएशन और द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट ऑर्डर्स, फ्लेवर्स एंड चेंजेस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो रैंसिडिटी का मतलब होता है डिटोरिएशन और स्पॉइलेज ऑफ फैट्स और ऑयल्स। तो फैट्स और ऑयल्स है ना, उसका अगर डिटोरिएशन और स्पॉइलेज अगर हो, जिससे अगर बहुत ही दुर्गंध मारता हो, तो उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी किस कारण से होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन जब हो गया तो वो एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन होगा, क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जब ऑक्सीजन के तरफ एक्सपोज होगा तो उससे रैंसिडिटी होती है। उससे होता क्या है? ये जो फैट्स एंड ऑयल्स है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण से फैट्स एंड ऑयल्स का डिटोरिएशन और स्पॉइलेज होता है। उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रैंसिडिटी अकर्स ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स और ऑयल्स का अगर हाइड्रोलाइसिस है, उसके कारण से अगर रैंसिडिटी होती है ना, मतलब हाइड्रोलाइटिक है मतलब वाटर के प्रेजेंस में होगा। तो दिस टाइप ऑफ रैंसिडिटी अकर्स ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर ब्रेक्स डाउन द एस्टर बॉन्ड्स इन फैट्स। फैट्स में एस्टर बॉन्ड्स होते हैं जिसका नाम होता है एस्टर बॉन्ड्स। एस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो टूटते हैं, तो वाटर तोड़ता है उसको, रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो जिसके कारण से क्या होता है ना, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड्स निकलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड बाय एंजाइम्स कॉल्ड लिपेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला चीज़ है कुछ। तो देखो एंजाइम्स है लिपेजेस, ये क्या करता है ना, ये एक्सेलरेट कर देता है इस हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी को। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी क्या होती है? द टाइप ऑफ रैंसिडिटी अकर्स ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर ब्रेक्स डाउन द एस्टर बॉन्ड्स इन फैट्स रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम ग्लिसरॉल। दिस प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड बाय एंजाइम्स कॉल्ड लिपेजेस। Hydrolytic rancidity is commonly observed in foods with high moisture content such as meats, dairy products and fried foods that are exposed to water or stored in humid conditions. तो कहाँ पे देखा जाता है मोस्टली? ये जो हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी है, ये फूड्स विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, जिसका मॉइस्चर कंटेंट उस खाने में जिसका मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मीट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, फ्राइड फ्रूट्स हैं, तो इसको अगर आप पानी में डाल दो और स्टोर कर दो ह्यूमिड कंडीशन, ऐसा गंद मारेगा ना बाबा, ऐसा गंद मारेगा। तुम लाओ मीट लाओ या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या पनीर वनीर लेके आओ, पानी में छोड़ दो और उसके बाद फिर उसको ह्यूमिड कंडीशंस पे लेकर के बहुत टाइम तक सड़ने दो उसको, क्या हो जाएगा? अरे गंद मारेगा। क्यों गंद मार रहा है? क्योंकि उसका जो फैट्स है ना, उसके एस्टर बॉन्ड्स टूट गए हैं, पानी उसको एस्टर बॉन्ड्स को तोड़ दिया है,
जिसके कारण से फैट्स और ऑयल्स का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। समझ में आया? जिसके कारण से फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो गए तो डिटोरिएट हो गया, स्पॉइलेज हो गया। ये हो गया हाइड्रोलाइटिक। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी क्या होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ ऑक्सीजन इन एयर। हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी के साथ में, और ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी का मतलब हवा में, एयर में। सो द रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ ऑक्सीजन इन द एयर, the unsaturated fatty acids present in these substances are particularly susceptible to oxidation। तो देखो हमें पता है कि अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट्स दोनों में से खाने के लिए कौन ज़्यादा बेटर है, हेल्दी कौन सा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड हेल्दी होता है, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, जो कि ये सारे सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, वो जनरली ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन। ससेप्टेबल का मतलब जो टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द डबल बॉन्ड्स इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड्स। वही है, फैटी एसिड्स को तोड़ेंगे। Oxidative rancidity is often observed in foods containing oil such as nuts, seeds, vegetable oils, especially when exposed to air, heat and light। तो ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी कैसे होगा? वो हवा में होगा, एयर में होगा। हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिटी कब होगा? पानी में होगा। टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रैंसिडिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स अवे फ्रॉम लाइट, हीट एंड मॉइस्चर। तो इसलिए होता है ना, कुछ खाने के लिए लेकर के आते हो ना, तो इसलिए बोलते हैं ना हवा लग जाएगा उसमें तो ख़राब हो जाएगा। आप एक काम करना, कुरकुरे लेके आना, ठीक है, कुरकुरे, और उसके बाद फिर उसको पन्नी फाड़ देना और उसको बस ऐसे ही हवा लगने छोड़ देना, एक दिन छोड़ देना। फिर देखो क्या, मतलब पहले तो एकदम मेहा जाएगा, ठीक, बोलता है ना मेहा जाना, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, ठीक, उसके बाद ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी हो जाएगी वहाँ पे, फिर गंद मारेगी। तो इसीलिए एयर टाइट कंटेनर्स लाइट और हीट के एब्सेंस में हमें रखना है, मॉइस्चर के एब्सेंस में। एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज विटामिन ई कैन बी एडेड टू फूड प्रोडक्ट्स टू इनहिबिट ऑक्सीडेशन। क्या ये बात सही है? हाँ, ऑक्सीडेशन को अगर हमें इनहिबिट करना है, मतलब उसको कम करना है, तो हमें फूड प्रोडक्ट्स में क्या डाल देना चाहिए? विटामिन ई डाल देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट है वो, एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन ई बहुत फ़ायदा है। विटामिन ई का आपका कैप्सूल भी मिलता है, तो आप चेहरे पे लगा सकते हो, खा भी सकते हो, ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स है, चेहरा ग्लो करेगा आपका। तो चेहरे पे लगाइए विटामिन ई और जाइए यूपीएससी का इंटरव्यू दे करके आइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।